In this illustration, it is given initially 900 microfarad capacitor is charged to 100 volt. This capacitor is initially charged to 100 volt and 10 microfarad capacitor is uncharged as shown in the figure. This capacitor is initially uncharged. You can observe in the circuit diagram we have two capacitors and one inductor coil is connected with this switch S1 and S2. ये 3 सर्किट एलिमेंट्स हमारे पास कनेक्टेड है S1 और S2 स्विचेस के साथ. And initially both the switches S1 and S2 both are open. That means initially circuit is not having any current and any charge flowing. Initially हमारे पास कोई भी करंट और कोई चार्ज इस सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा है क्योंकि ये और ये ओपन है. The switch S2 is closed for the time t1, after which it is opened, and at the same instant S1 is closed for the time t2 and then open. हमने सबसे पहले ये वाला जो स्विच है S2 इसको t1 टाइम के लिए क्लोज किया. ओके, इसके बाद फिर इसे ओपन कर दिया. लेकिन जैसे ही इसे ओपन किया हमने S1 को क्लोज कर दिया. S1 को क्लोज करके रखा हम लोगों ने t2 टाइम के लिए और इसके बाद फिर हम लोगों ने इसे भी ओपन कर दिया. दैट मीन्स फाइनली both the switches S1 and S2 are open. Finally, दोनों स्विच यहाँ पे ओपन है. It is now found that the 100 microfarad capacitor, that means this capacitor is charged to 300 volt. Final potential difference across the plate of this capacitor is 300 volt. We need to find the minimum possible values of the time interval t1 और t2. हमें यहाँ पे t1 और t2 की मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी ये कैलकुलेट करना है. तो डायग्राम मैं कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में. ये डायग्राम मैंने कॉपी कर लिया. इनिशियली S1 और S2 दोनों स्विचेस यहां पे ओपन है. लेट अस कैलकुलेट इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द 900 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर. जो 900 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट. दैट मींस इसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है. सो लेट अस कैलकुलेट द इनिशियल एनर्जी. We know the potential difference across the capacitor, we know the capacitance. That means we can find the electrostatic energy stored in this capacitor by using the formula half CV square. So let us write this initial energy is U1. U1 is equal to half CV square and C is equal to 900 microfarad. That means 900 into 10 to the power minus 6 and V is equal to 100. इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है 4.5 जूल. That means initial energy stored in this capacitor is equal to 4.5 joule. अब देखते हैं कि फाइनल एनर्जी इसके पास कितनी आती है. फाइनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम लोग इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसकी जो इनिशियल एनर्जी है उसका कितना पार्ट इस इंडक्टर कॉइल के पास गया और कितना पार्ट फाइनली कैपेसिटर के पास गया. तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है उससे हम लोग मालूम कर सकते हैं व्हाट इज द फाइनल एनर्जी स्टोर्ड. तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला बिकॉज वी नो द पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस. सो लेट अस राइट दिस एनर्जी इज U2 इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर एंड C इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड V इक्वल टू 300. कैलकुलेट कर लें. इसका कैलकुलेशन रिजल्ट मैं लिख देता हूँ 4.5 जूल अगेन. यू कैन ऑब्जर्व the entire energy of the 900 microfarad capacitor has been transferred to the 100 microfarad capacitor. इसकी पूरी की पूरी एनर्जी इस कैपेसिटर में ट्रांसफर हो गई. दैट मीन्स दिस इंडक्टर कॉइल इज नॉट हैविंग एनी एनर्जी. दैट मीन्स वी कैन से नो मैग्नेटिक एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कॉइल. इंडक्टर कॉइल में कोई भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होगी. जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनिशियल थी वो फाइनली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो दूसरा कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है उसमें ट्रांसफर हो गई. अब इस प्रोसेस को देखते हैं ये प्रोसेस हुआ कैसे. हमने इनिशियली S2 को क्लोज किया था. ये S2 क्लोज t1 टाइम के लिए क्लोज किया था और इनिशियली इसको हमने ओपन रखा हुआ था. दैट मीन्स ये जो सेटअप है ये LC सर्किट फॉर्म हो रहा है. अब यहाँ पे अगर LC सर्किट अगर फॉर्म हो रहा है तो जैसे ही हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी इंडक्टर कॉइल में. इंडक्टर कॉइल में करंट फ्लो होगी. दैट मीन्स यहाँ पे स्टोर होगी मैग्नेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द 900 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर कॉइल. तो ये इनिशियली ये प्रोसेस होगा
और यहाँ पे 100% एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना है इंडक्टर कॉइल में, क्योंकि फाइनल एनर्जी इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर की सेम है। दैट मीन्स इस इंडक्टर कॉइल में कुछ भी एनर्जी नहीं लगनी है। अब हम लोग प्रोसेस करते हैं, S2 को ओपन कर दें और S1 को क्लोज कर दें। तो मैं इसको जैसे ही क्लोज करूंगा साथ साथ ये ओपन हो जाएगा, ये मेरे पास ओपन हो गया। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दिस इज अगेन LC सर्किट, एक दूसरा LC सर्किट आप यहाँ पे देख रहे हो। और इस LC सर्किट में होने क्या वाला है, इस इंडक्टर कॉइल की जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका 100% ट्रांसफर होने वाला है 100 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में। दैट मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर कॉइल विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। ओके और हम लोगों को मालूम है कि LC सर्किट में LC ऑसिलेशन होता है। इनफैक्ट LC ऑसिलेशन का मतलब है ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी। ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होती है, या हम लोग कह लें कि यहाँ पे चार्ज का ऑसिलेशन होता है। चार्ज की जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइव की थी, हम लोगों ने देखा था कि वो SHM इक्वेशन से ड्राइव की थी। जो SHM वाली इक्वेशन आई थी और ये जो LC ऑसिलेशन की जो इक्वेशन आई थी एग्जैक्टली सेम थी इक्वेशन, दोनों का सोल्यूशन सेम था। और सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM में वहां पे होता था मैकेनिकल ऑसिलेशन। मैकेनिकल ऑसिलेशन के केस में वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ऑसिलेशन होता था। वहां पे काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन में सपोज है वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन में सपोज 0 है हमारे पास, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो जब पार्टिकल मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड पोजीशन पहुंचेगा, ऐसा होने में उसे 1 टाइम पीरियड का T/4 टाइम लगेगा। तो जब वो एम्पलीट्यूड पोजीशन में पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी का 100% पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगा। दैट मीन्स मैकेनिकल ऑसिलेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर होने में T/4 टाइम लगता है। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ऑसिलेशन की बात करें, एनर्जी ऑसिलेशन की बात करें, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर होने में T/4 टाइम लगेगा। तो यहाँ पे LC सर्किट है, LC ऑसिलेशन है। दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में जो ट्रांसफर होगी या मैग्नेटिक एनर्जी अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर होगी, तो वो टाइम होगा 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा जस्टिफाई कर लें। जब हम लोगों ने थ्योरी लर्न की थी, हम लोगों ने एक चार्ज कैपेसिटर लिया था। चार्ज कैपेसिटर हमने एक इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्ट किया था और इंडक्टर कॉइल में इनिशियली कोई करंट नहीं थी। दैट मीन्स इनिशियल एनर्जी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। तो सपोज ये मेरे पास इनिशियल सिचुएशन थी, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर। आप यहाँ पे देख सकते हो अपर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज पॉजिटिव, लोअर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज नेगेटिव, एंड at this time this capacitor is having 100% electrostatic energy, no magnetic energy stored in the inductor coil because t equal to 0 में हम लोगों ने यहाँ पे जैसे ही स्विच को क्लोज किया इंडक्टर कॉइल में कोई करंट नहीं थी, तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा जिस समय 100% एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इंडक्टर कॉइल में स्टोर हो जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। इस समय करंट इस लूप में फ्लो हो रही है काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, और अब कैपेसिटर अनचार्ज हो गया और इंडक्टर कॉइल में मैक्सिमम करंट फ्लो होने का मतलब क्या हुआ, इस समय जो एनर्जी स्टोर्ड है इस इंडक्टर कॉइल में वो 100% मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0। फिर एनर्जी का ट्रांसफर होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रही है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फ्लो करती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा। लेकिन कैपेसिटर जब चार्ज होगा इस समय लोअर प्लेट इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरह से 100% ट्रांसफर होगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंडक्टर कॉइल की 100% एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में। एट दिस टाइम करंट फ्लोइंग द सर्किट विल बी 0। लेकिन यहाँ पे 100% एनर्जी जरूर ट्रांसफर हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटर की लोअर प्लेट है वो पॉजिटिव हो गई। इनिशियली अपर प्लेट पॉजिटिव थी, फिर ट्रांसफर होगा यहाँ पे जो पॉजिटिव प्लेट है वो चार्ज सप्लाई करना शुरू करेगी, तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फर्दर विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और कुछ टाइम के बाद
यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। तो इस समय यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का 100% पार्ट मैग्नेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती रहेगी। फाइनली ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और इनिशियली आप देखेंगे क्योंकि चार्ज यहाँ पे फ्लो हो रहा है, अपर प्लेट में जा रहा है, तो अपर प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इनिशियल वाला कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। 1 साइकिल कंप्लीट हुआ क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज इनिशियली अपर प्लेट में पॉजिटिव था, अब दोबारा अपर प्लेट में यहाँ पे कैपेसिटर का चार्ज पॉजिटिव हो गया, तो 1 टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। अब ये 1 टाइम पीरियड 4 पार्ट में है, दैट इज दिस पार्ट शुड बी इक्वल टू t/4, दिस पार्ट शुड बी अगेन t/4 और ये पार्ट भी t/4 और ये पार्ट भी t/4 होगा। तो सिंपल वे में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि LC ऑसिलेशन में एनर्जी का 1 फॉर्म दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा वो टाइम पीरियड होगा, टाइम इंटरवल होगा 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, तो अब हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे जस्टिफाई है। अब इनिशियली हमने स्विच S2 को क्लोज रखा हुआ था, यहाँ पे क्लोज किया हुआ था। अब ये जो सर्किट फॉर्म हो रहा है वो है LC सर्किट। यहाँ पे 900 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर 10 हेनरी इंडक्टर कॉइल के साथ कनेक्टेड है। अब ये जो सर्किट हमारे पास है वो है LC सर्किट, और अगर ये LC सर्किट है तो वी कैन फाइंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC ऑसिलेशन, and this angular frequency omega is equal to 1 divided by under root LC। इसको लिख सकते हैं ऐसे। Suppose टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ LC सर्किट और LC ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t1 है यहाँ पे, so here we can write this value is equal to 2 pi divided by t1, that means t1 should be equal to 2 pi under root LC1। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लें, we know the value of L10, we know the value of C1, यहाँ पे वैल्यू रख दें और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आ रही है 0.6 सेकेंड। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में 100% ट्रांसफर होने में टाइम पीरियड का 1/4 लगता है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.6 सेकेंड। दैट मीन्स ये प्रोसेस होने में, दैट मीन्स जब हमने S2 को क्लोज करके रखा हुआ है, ये टाइम होना चाहिए 0.6 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स 0.15 सेकेंड। तो इस ड्यूरेशन में 0.15 सेकेंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये ट्रांसफर हो जाएगी इंडक्टर कॉइल में, दैट मीन्स कैपेसिटर ये फुली डिस्चार्ज हो जाएगा और इस समय जो इंडक्टर कॉइल में करंट फ्लो हो रही होगी दैट विल बी द मैक्सिमम करंट। तो यहाँ पे T1 की वैल्यू आ गई 0.15 सेकेंड, ये वाले 0.6 डिवाइडेड बाई 4 0.15 सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू आ गई T1 की वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे S2 को ओपन कर दें, S1 को क्लोज कर दें, ये कर दिया। अब इस प्रोसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो वी हैव अनदर LC सर्किट, ये हमारे पास LC सर्किट है और LC सर्किट में हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो 100 माइक्रोफैरेड, इंडक्टर कॉइल सेम है। तो यहाँ पे भी हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लें, फॉर्मूला वही रहेगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट LC, और यहाँ टाइम पीरियड ले लेते हैं T2, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC2। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे L की वैल्यू 10, C इक्वल टू 100 माइक्रोफैरेड, ये रख दें, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आती है 0.2 सेकेंड। अब यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी का 100% पार्ट ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, दैट मीन्स ये जो टाइम है ये T2 टाइम होना चाहिए 1/4 ऑफ 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड का 1/4 करेंगे तो 0.05 सेकेंड आएगा, दैट मीन्स 0.05 सेकेंड में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट मीन्स T2 इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 0.05 सेकेंड। ओके डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.